हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर पोल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आप तक वीडियोज़ पहुँच सकें। मैंने 5 वीडियोज़ बनाई थी, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शीत युद्ध का अर्थ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें आया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें या तो ये आ सकता है कि शीत युद्ध के उदय के कारण क्या है या उसके पतन के कारण क्या है, ये भी बता सकते हैं। ये भी आ सकता है उसमें क्वेश्चन, तो मैंने अभी आपके लिए उदय के कारण बताया है यहाँ पे। ये रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है शीत युद्ध का अर्थ क्या है, इसके उदय के कारण बताइए। शीत युद्ध के उदय के कारण हो या शीत युद्ध की समाप्ति के बारे में बताना हो, तो स्टार्टिंग हमेशा आंसर की करनी पड़ती है कि शीत युद्ध क्या है, उसके बारे में हमें बताना होता है कि सबसे पहले शीत युद्ध क्या है। चाहे हम क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाए कि इसके शीत युद्ध की समाप्ति के कारण बताइए, तो उसमें सबसे पहले शीत युद्ध के बारे में ही बताना है कि शीत युद्ध क्या है। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय ऐसी अवस्था से है जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वातावरण मतलब एनवायरनमेंट या स्थिति, ऐसी कंडीशन उत्तेजना तथा तनावपूर्ण हो, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो रहा हो। मतलब जैसे कि कोई युद्ध ना हो रहा हो, मतलब फिजिकल फाइट ना हो रही हो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो, ऐसी अवस्था बनी होती है जिसमें होने के चांसेस ज़रूर होते हैं, लेकिन जो लड़ाई है वो नहीं होता, वो जो युद्ध है वो नहीं होता। उत्तेजित और तनावपूर्ण होती है स्थिति उस टाइम पर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ अमेरिका के बाद दूसरी महाशक्ति के रूप में उभरा। जो सोवियत संघ है, अमेरिका तो सबसे पहली महाशक्ति थी, और दूसरी महाशक्ति में सोवियत संघ उभरा था महाशक्ति के रूप में। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर फांसीवाद ताकतों को हराया था। जो फांसीवादी ताकतें हैं उनको हराया था ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ ने, लेकिन बाद में इनके बीच में कुछ टकराव और तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और उनके संबंध उस टाइम पे बिगड़ने लगे थे, जो रिलेशंस थे उनके बिगड़ने लगे थे। इसी टकराव व तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो इनके बीच में जो तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन वास्तव में इनके बीच में कोई युद्ध नहीं हो रहा था, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, तनाव की स्थिति ज़रूर थी, उसका नाम इसमें शीत युद्ध दिया गया है। शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध का प्रथम दौर 1947 से 1953 तक चला। शीत युद्ध का जो प्रथम दौर है वो 1947 से 1953 तक चला था, और जो दूसरा शीत युद्ध था उसका दूसरा दौर जो था वो 1953 से 1963 तक चला था। तो ये पहले शीत युद्ध है जिसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पे। शीत युद्ध के प्रथम दौर में सोवियत संघ तथा अमेरिका दोनों ने यूरोप पर अपने अपने प्रभाव स्थापित करने के प्रयत्न किए थे। जो यूरोप है उस पर सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ने अपने अपने जो प्रभाव थे उसको स्थापित करने की इन्होंने कोशिश की थी। परिणाम स्वरूप यूरोप में जर्मनी शीत युद्ध का मुख्य केंद्र बना। जो जर्मनी है शीत युद्ध का मुख्य केंद्र बना था। इसमें मुख्य केंद्र मतलब जो एक केंद्र बनता है, उसमें पूरी तरीके से मुख्य केंद्र इसमें बनाया था शीत युद्ध का। जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, तथा बर्लिन की शांति समस्या तथा कोरिया के संकट के विषय ने ऐसा वातावरण स्थापित किया जिसमें दोनों महाशक्तियां अपने अपने प्रभावों को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगी। जो जर्मनी था उसमें जापान में और ऑस्ट्रिया में, और बर्लिन में जो शांति समस्या हुई थी, बर्लिन की दीवार जो गिराई गई थी उससे रिलेटेड जो इसमें समस्या थी, और कोरिया का जो संकट हुआ था उसके विषय में इन दोनों के बीच में ऐसा वातावरण हुआ था जिसमें दोनों महाशक्तियाँ जो उनके जो प्रभाव थे उनको बढ़ाने में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में बढ़ाने का इन्होंने प्रयत्न किया था। शीत युद्ध का कारण, जो प्रथम शीत युद्ध चला था 1947 से 1953 में, उसके कारण थे इसमें बताए गए हैं शीत युद्ध के क्या कारण थे। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या है, तो आप उसमें प्रथम शीत युद्ध या द्वितीय शीत युद्ध नहीं लिखना, सीधा शीत युद्ध के कारण क्या है, और इसी में से ही 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, इनफ है। तो पहला पॉइंट है शीत युद्ध के केंद्र के रूप में जर्मनी। सोवियत संघ ने जर्मनी से संबंधित नीति को अपनाई जिसका पश्चिमी शक्तियों ने विरोध किया।
जर्मनी को दो भागों में इसलिए बांटा ताकि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने प्रभाव को बढ़ा सकें। जो सोवियत संघ है, जर्मनी से संबंधित, जर्मनी में जो एक नीति बनाई गई थी उसको अपनाया था सोवियत संघ ने, जिसका पश्चिमी शक्तियाँ यहाँ पे कौन है? अमेरिका। अमेरिका ने इसका विरोध किया था। जब जर्मनी को दो भागों में बांटा गया था तब सोवियत संघ जो अमेरिका था, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने अपनी अपनी इसमें प्रभाव बढ़ाने शुरू कर दिए थे। दोनों अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। मार्शल प्लान की नीतियों के तहत यूरोप की सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य शीत युद्ध में फंसा दिया। जो मार्शल प्लान थी उसकी नीति के तहत जो यूरोप है, सोवियत संघ और अमेरिका जो के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति थी, जो शीत युद्ध था, उनमें फंसा दिया था यूरोप को। अमेरिका की संगठित विचार युद्ध नीति के कारण सोवियत संघ ने प्रति कार्यवाही के रूप में कॉमिनफॉर्म का गठन किया था। कॉमिनफॉर्म इसकी एक नीति है जिसका गठन किया था सोवियत संघ ने। जो अमेरिका ने संगठित विचार युद्ध नीति जब बनाई थी ना, उसके वजह से सोवियत संघ ने भी एक नीति बनाई थी कॉमिनफॉर्म। उसकी कार्यवाही के रूप में उन्होंने, जो सोवियत संघ ने कॉमिनफॉर्म का उसने गठन किया था। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट है बर्लिन की समस्या तथा शीत युद्ध। सन 1948 में सोवियत संघ तथा अमेरिका के मध्य शीत युद्ध का आरंभ हुआ था। 1947 से 1953 के बीच में जो शीत युद्ध हुआ था, मतलब कि इसमें जो 1948 है उसमें सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में इसका युद्ध हुआ था, शीत युद्ध। बर्लिन में नई मुद्रा शुरू करने के निर्णय के परिणाम स्वरूप बर्लिन में पश्चिमी हस्तक्षेप को कम करने के विचार से सोवियत संघ ने अपने अधिकृत क्षेत्र में आर्थिक सुधार तुरंत लागू करने का निर्णय लिया। जो बर्लिन है, बर्लिन में नई मुद्रा शुरू करने की जो निर्णय था उस लिया गया था, उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि जो पश्चिमी हस्तक्षेप है उसको कम करने के लिए जो सोवियत संघ है उसने आर्थिक सुधार को लागू कर दिया था। आर्थिक सुधार को, जो आर्थिक सुधार है उसको लागू करने का उसने निर्णय लिया था। आर्थिक स्थिति थी उसको सुधारने के लिए उसने निर्णय लिया था तथा इसे लागू के बाद पूर्वी क्षेत्र की मुद्रा को पूरे बर्लिन में लागू करने का निर्णय लिया। मतलब जो पूर्वी क्षेत्र की मुद्रा थी, मतलब सोवियत संघ ने जो मुद्रा लागू की थी उसने पूरे बर्लिन पर लागू करने का इसने निर्णय लिया था। इससे वास्तव में उस समय संकट तथा गतिरोध पैदा हुआ जब अमेरिका ने नाकाबंदी हटाने से और ऑस्ट्रिया को समाप्त करने से मना कर दिया था। ऑस्ट्रिया ने एयरलिफ्ट को समाप्त करने से मना कर दिया था। मतलब कि जब ये संकट तब पैदा हुआ था जब अमेरिका ने नाकाबंदी बर्लिन में जो नाकाबंदी लगाई थी और एयरलिफ्ट को समाप्त करने से उसने मना कर दिया था। सोवियत संघ चाहता था कि अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों को बर्लिन जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। जब बर्लिन पर अमेरिका ने अपना प्रभाव जमाया था तब उसने नाकाबंदी करी थी बर्लिन में, तो उसको हटाने से भी तब उसने मना कर दिया था। एयरलिफ्ट को भी हटाने से मना कर दिया था। लेकिन सोवियत संघ तो ये चाहता था कि अमेरिका और जो पश्चिम अमेरिका के जितने भी अमेरिका से जुड़े हुए जितने भी देश थे, उन जो पश्चिमी शक्तियां थी उनको बर्लिन जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है नाटो की स्थापना। इसके तत्कालिक परिणाम के तौर पर अमेरिका तथा उनके मित्र राष्ट्रों द्वारा 4 अप्रैल 4 अप्रैल को 1949 को नाटो की स्थापना की गई। मतलब जो नाटो की स्थापना इसमें की गई थी जब अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी, और उसके बाद 21 सितंबर 1949 को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की स्थापना की गई थी। मतलब कि जो नाटो की स्थापना जब अमेरिका ने की थी उसके बाद फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की स्थापना की थी। किसने? अमेरिका ने। पहले नाटो की स्थापना की थी 4 अप्रैल को, उसके बाद की थी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की स्थापना की थी 21 सितंबर 1949 को। सोवियत संघ द्वारा इसका जवाब 7 अक्टूबर 1949 को दिया गया जब सोवियत संघ ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की घोषणा की थी। पहले अमेरिका ने करी थी 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना, फिर 21 सितंबर 1949 को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की स्थापना की थी। इसी के बदले में सोवियत संघ ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की घोषणा की थी। तो इसकी वजह से शीत युद्ध उन दोनों के बीच में हुआ था, नाटो की स्थापना जब करवाई थी।
और फोर्थ पॉइंट है कोरिया का संकट तथा शीत युद्ध, मतलब कि कोरिया का संकट भी एक रीज़न था शीत युद्ध के उत्पन्न होने का। सन 1950 में कोरिया की युद्ध ने पूर्वी इलाकों में शीत युद्ध के लिए जगह तैयार की थी। मतलब जो पूर्वी इलाके थे कोरिया में पूर्वी इलाकों में शीत युद्ध के लिए उन्होंने जगह तैयार कर दी थी। दक्षिणी कोरिया के विरुद्ध उत्तरी कोरिया के आक्रमण से पैदा हुई स्थिति ने अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों को और लोकतांत्रिक दक्षिणी कोरिया की साम्यवादी उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सहायता करके साम्राज्यवाद पर नियंत्रण करने का अवसर प्रदान किया। मतलब कि जो दक्षिणी कोरिया के विरुद्ध ऐसा हुआ था, दक्षिणी कोरिया जो थी उसके विरुद्ध उत्तरी कोरिया के आक्रमण से पैदा हुई स्थिति, मतलब कि उत्तरी कोरिया ने जब दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया था उसकी स्थिति जब पैदा हुई थी, तब अमेरिका और जो पश्चिमी शक्तियाँ थीं दक्षिणी कोरिया की साम्यवादी उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सहायता करके उसने साम्राज्यवाद पर उसने नियंत्रण कायम किया था अमेरिका ने। उत्तरी कोरिया को सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन का समर्थन प्राप्त था। जो उत्तरी कोरिया है उसको साम्यवादी चीन का समर्थन प्राप्त था, सोवियत संघ भी इसमें इन्वॉल्व था। और जो दक्षिणी कोरिया उसमें अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त था। अमेरिका ने यूएनओ की सुरक्षा परिषद को इस बात के लिए सहमत कर दिया, यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद थी उसको इस बात के लिए इसने राज़ी करा था कि कोरिया को सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने की आवश्यकता है। मतलब जो कोरिया है उसमें सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था एक व्यवस्था थी सुरक्षा रखने के लिए, मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए कोरिया को उसमें लागू करने की इसमें आवश्यकता है। अमेरिका ने ये दावा किया था। उस यूएनओ में इसने जो सुरक्षा परिषद है उसमें इसने सहमति लेने की अनुमति इसने मांगी थी। जापान के साथ शांति संधि तथा शीत युद्ध 1947 से 1953 के दौरान हुई वर्णित घटनाओं के अतिरिक्त जापान के साथ शांति संधि ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका और सोवियत संघ अब भी शीत युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। जो 1947 से 1953 में जितनी भी घटनाएं हुई थी उसके साथ ये बात सिद्ध हो गई थी कि अमेरिका और सोवियत संघ जो है वो शीत युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। जापान के साथ शांति संधि पर विचार करने तथा उस पर सहमति देने के लिए अमेरिका ने एक सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया। जो जापान के साथ जब शांति संधि हुई थी उस पर विचार करने के लिए और उस पर सहमति देने के लिए अमेरिका ने एक फ्रांसिस्को सम्मेलन बुलाया था, जिसका जो सोवियत संघ था उसने उसके अगेंस्ट हो गया था सोवियत संघ। लेकिन सोवियत संघ की ये विरोध यह संधि करने के लिए अमेरिका के रास्ते रुकावट नहीं बन पाया। मतलब जो इसने फ्रांसिस्को सम्मेलन बुलाया था अमेरिका ने, लेकिन जो सोवियत संघ था मना करने के बाद भी अमेरिका के रास्ते पे ये रुकावट नहीं बना था। अमेरिका को ये सम्मेलन बुलाने से नहीं रोक पाया था सोवियत संघ। शांति संधि करने के बाद अमेरिका ने जापान के साथ एक प्रतिरक्षा संधि की। मतलब जो शांति संधि है उसके बाद इसने अमेरिका के साथ भी जापान के साथ भी अमेरिका ने एक प्रतिरक्षा संधि की थी जो उसके हितों की रक्षा कर सके। उसकी एक संधि थी जिससे उसे जापान में अपने हथियार तथा अपनी सेना रखने का अधिकार मिल गया था। मतलब जो अमेरिका है वो जापान में अपनी सेना रखने का उसको अधिकार मिल गया था जापान में। इस संधि तथा अमेरिका के साथ ताइवान की संधि का स्वरूप इस प्रकार का था जिससे अमेरिका सोवियत संघ तथा चीन पर अपना दबदबा बना सके तथा साम्यवाद के प्रसार को रोका जा सके। मतलब कि ये जो संधि हुई थी जापान के साथ, उससे अमेरिका को ये मौका मिल गया था कि ताकि वह साम्यवाद का विरोध कर सके, उसके जो साम्यवादी जो सोवियत संघ है उसका विरोध कर सके और साम्यवाद के प्रसार को ये रोक पाए। इसीलिए और ये चीन पर भी अपना दबदबा जमाना चाहता था, इसीलिए जापान के साथ अमेरिका ने ये संधि की थी। पहला शीत युद्ध तो 1947 से 1953 तक हुआ था और दूसरा शीत युद्ध हुआ था 1953 से 1963 तक। इसका मुख्य कारण ये था कि सीटो तथा वार्सा पैक्ट, मतलब कि जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध के इस दौरान में अमेरिका ने सामाजिक तथा आर्थिक आक्रमण करने की नीति को बनाए रखा। मतलब कि जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध जब चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, अमेरिका ने सामाजिक और आर्थिक आक्रमण जो करे थे उसकी नीति को इसने बनाए रखा था। नाटो के समान सीटो का भी इसने गठन किया था। यह संगठन क्रमशः दक्षिण पूर्वी एशिया तथा मध्य पूर्वी एशिया में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाए गए थे। जो संगठन थे नाटो के साथ साथ इसने जो सीटों का संगठन किया था वो दक्षिणी पूर्वी एशिया और मध्य पूर्वी एशिया दोनों में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए
इसने नीचे बनाए थे। अमेरिका की चेष्टाओं के प्रति उत्तर से सोवियत संघ ने भी 14 मई 1955 में समान प्रतिरक्षा समझौता करने के सफल हो गया था। मतलब कि अमेरिका की चेष्टाओं के प्रति जो सोवियत संघ या उत्तर की साइड से जो सोवियत संघ आया था 14 मई 1955 में समान प्रतिरक्षा समझौता करने में ये सफल हुआ था, जिसे वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। जब अमेरिका ने नाटो और सीटो के गठन किया था, उसी के बदले में जो सोवियत संघ है उसने वार्सा पैक्ट का गठन किया था। एक ये प्रतिरक्षा समझौता था जो वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है परमाणु अस्त्र तथा शीत युद्ध। सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच परमाणु अस्त्रों के निर्माण तथा बाद में अंतरिक्ष दौड़ ने शीत युद्ध को और भी भयानक बना दिया। मतलब कि जो सोवियत संघ है और अमेरिका के बीच जो परमाणु अस्त्र का जब निर्माण हो रहा था और बाद में जब अंतरिक्ष में उन्होंने दौड़ लगाई थी, मतलब अंतरिक्ष में जो इन लोगों ने अपने वो भेजे थे, अंतरिक्ष दौड़ ने शीत युद्ध को और भी भयानक बना दिया था। शीत युद्ध इसमें बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुआ था। दोनों महाशक्तियों द्वारा अति विनाशक शक्ति के विकास के कारण और भी भयंकर स्थिति पैदा हो गई थी। मतलब जो इन लोगों की शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी, विनाशक शक्तियाँ, जो ये अस्त्रों की होड़ थी इनकी, ये इससे भयंकर स्थिति पैदा हो गई थी, जिससे निशस्त्रीकरण के संबंध में बैठक हुई। मतलब निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा युद्ध में, इसके रूप में इसमें बैठक हुई थी जो असफल रही। मतलब कि ये अनसक्सेसफुल रही थी। निशस्त्रीकरण के संबंध में जो बैठक हुई थी उनको अपनाने से दोनों ने मना कर दिया था। पश्चिमी शक्तियों द्वारा 1953 में सोवियत संघ को आयुध समझौते का प्रस्ताव भेजा गया। मतलब कि जो पश्चिमी शक्ति है उसने 1953 में भी सोवियत संघ को एक प्रस्ताव भेजा था आयुध समझौते का, जिसमें सोवियत संघ ने अस्वीकार कर दिया था, जो सोवियत संघ है उसने अस्वीकार कर दिया था। 1954 में नाटो में शामिल होने की सोवियत संघ की इच्छा को पश्चिमी शक्तियों ने उपेक्षा कर दी। मतलब कि जो पश्चिमी शक्तियाँ हैं उन्होंने मना कर दिया था नाटो में शामिल होने के लिए सोवियत संघ। सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट है स्वेज नहर तथा शीत युद्ध। मतलब कि स्वेज नहर पर बलपूर्वक अपना आधिपत्य जमाने के लिए किए गए एंग्लो फ्रेंच यहूदी आक्रमण को अमेरिका ने बहुत नापसंद किया था। स्वेज नहर पर सोवियत संघ ने आक्रमण किया था अपना आधिपत्य जमाने के लिए। तो एंग्लो फ्रेंच यहूदी आक्रमण को, मतलब एंग्लो फ्रेंच यहूदी ये आक्रमण हुआ था, उन्होंने करा था यहूदियों ने। अमेरिका ने इस चीज़ को नापसंद किया था क्योंकि उसे ये अनुभव था कि मिस्र तथा अन्य मुस्लिम देशों को शस्त्र सहायता देने के द्वारा सोवियत संघ को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। मतलब कि जब ये अमेरिका ने इस चीज़ को नापसंद किया था, उसे लगता था कि जो मुस्लिम देश हैं उसको जब सोवियत संघ आर्थिक सहायता देगा तो उसको अपना प्रभाव जमाने का मौका मिल जाएगा, इसलिए उसने मिस्र पर आक्रमण करने को मना कर दिया। मतलब इस मिस्र पर आक्रमण होता तो उसको और अगर मिस्र पर आक्रमण होता तो सोवियत संघ उसकी मदद करता तो वो उसका प्रभाव बढ़ाने में उसे मदद मिलती, इसीलिए उसने मना कर दिया था। तथा बाद में यह भी धमकी दी कि अगर ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजराइल ने आक्रमण बंद नहीं किया तो वह अमेरिका परमाणु शस्त्र का प्रयोग कर देगा। जो अमेरिका है वो परमाणु शस्त्र का प्रयोग कर देगा अगर इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध जो है, आक्रमण वगैरह जो अलग अलग देशों में आक्रमण किए जा रहे थे अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, वो अगर बंद नहीं किया तो अमेरिका जो है वो परमाणु शस्त्र का प्रयोग कर देगा। परमाणु शस्त्र बहुत भयंकर ऐसी शस्त्र है, बहुत ज़्यादा परमाणु होते हैं, आइटम बम, जिसका ये प्रयोग कर देगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही आ जाएगी। फोर्थ पॉइंट है शिखर सम्मेलन की असफलता तथा शीत युद्ध। 16 मई 1958 को इसी घटना की छाया तले एक पेरिस शिखर सम्मेलन हुआ था। मतलब जो ये घटना हुई थी शीत युद्ध में, जो घटना हुई थी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था, उसके बीच में एक पेरिस शिखर सम्मेलन भी हुआ था। इस आश्वासन की अवहेलना करते हुए कि शीत युद्ध का मामला शिखर सम्मेलन में नहीं उठाया जाएगा। मतलब कि जो शीत युद्ध का मामला है वो शिखर सम्मेलन में नहीं उठाया जाएगा और अमेरिका को इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सोवियत संघ ने क्रोध प्रकट करने के लिए राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के लिए साफ इनकार कर दिया था। जो सोवियत संघ है उसने राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के लिए भी मना कर दिया था जब शिखर सम्मेलन हुआ था। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि शीत युद्ध वो भी जारी रखना चाहता है।
इन परिस्थितियों में शिखर सम्मेलन में कोई फैसला नहीं लिया गया तथा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध अपने पहले रूप में चलता रहा। जो अमेरिका है और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध चलता रहा था, क्योंकि साफ जाहिर हो रहा था जब सोवियत संघ ने राष्ट्रपति से शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति से हाथ मिलाने से इनकार ही कर दिया था, तो जाहिर सी बात है कि शीत युद्ध इन दोनों के बीच में चलता ही रहेगा। ये पूरा आंसर था शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या थे। अगर आप लिखोगे अगर डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध के कारण बताइए, शीत युद्ध उत्पन्न होने का रीज़न बताना है कि शीत युद्ध उत्पन्न क्यों हुआ था, क्या क्या कारण थे उसके, तो आप ये इनमें से 2-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आए तो अगर पूछा जाए कि प्रथम शीत युद्ध कब से कब तक हुआ था और उसके कारण क्या थे, या दूसरा शीत युद्ध कब से कब हुआ था, दूसरा चरण इसका शीत युद्ध का, तो आप लिख सकते हैं कि दूसरा शीत युद्ध 1953 से 1963 तक चला था, और इसके 4 पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं इसे। ये पूरा आंसर है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर ईयर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज है और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।